हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कृतिका पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मधु कांकरिया द्वारा रचित पाठ साना साना हाथ जोड़ी। इस यात्रा वृतांत में लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक से हिमालय तक की यात्रा का सजीव एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। लेखिका का मत है कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है। लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का अत्यंत अद्भुत एवं काव्यात्मक वर्णन किया है, मानो हिमालय का पल पल बदलता सौंदर्य हम आंखों से देख रहे हों। लेखिका गैंगटॉक में रात में तारों से जगमगाते आसमान को देखकर सम्मोहित सी हो जाती है। उसे ऐसा लगता है मानो आसमान उल्टा पड़ा हुआ है और तारे बिखरकर टिमटिमा रहे हों। गैंगटॉक मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर है जिसका सभी कुछ सुंदर है, सुबह, शाम और रात। ऐसी रहस्यपूर्ण रात लेखिका को सम्मोहित कर रही थी और इस अवस्था में उसकी आत्मा भाव शून्य हो गई थी। लेखिका ने आज सुबह ही एक नेपाली युवती से प्रार्थना सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हाम्रो जीवन तिम्रो कसैली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और इस समय लेखिका के होठों से यही प्रार्थना निकल रही थी। लेखिका को सुबह के समय युमथांग के लिए निकलना था और इसलिए वह आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि साफ मौसम में बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। परंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, इसलिए कंचनजंगा चोटी नहीं दिखाई दी। परंतु सामने ही अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो लेखिका फूलों के बाग में आ गई है। युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे ने उसे बताया कि युमथांग यानी पूरे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ भी मिलेंगी। जब लेखिका ने उससे पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी, तो जितेन ने उसे बताया कि आप चलिए तो सही। रास्ते में जगह जगह पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों को देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो उन्हें एक कतार में लगी हुई सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएँ दिखाई दी। ये पताकाएँ शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, जिन पर बौद्ध मंत्र लिखे हुए थे। तब जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और जब कोई नया कार्य शुरू किया जाता है तब भी यहाँ 108 पताकाएँ लगाई जाती हैं, परंतु वे रंगीन होती हैं। लेखिका ने जितेन नार्गे की जीप में दलाई लामा की तस्वीर भी देखी। अब वे वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह जितेन नार्गे ने बताया कि इसका नाम है कविलोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे और एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। अर्थात लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ते हुए लेखिका ने एक कुटिया के अंदर घूमते हुए चक्र को देखा तो जितेन नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील, और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब लेखिका को लगा कि चाहे लोग पहाड़ पर रहें या मैदान में, यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। इनमें कोई भी अंतर नहीं है।
धीरे धीरे वे लोग और ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगी। अब ऊपर से दिखाई देने पर नीचे के घर छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। हिमालय अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। देखते ही देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहरी होने लगी, वादियां चौड़ी होने लगी और बीच बीच में रंग बिरंगे फूल भी मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। उनके बीच चलते हुए लेखिका को ऐसा लग रहा था मानो किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस सुंदरता को देखकर सभी सैलानी झूम झूम कर गाना गा रहे थे, परंतु लेखिका किसी ऋषि की तरह शांत थी। वह चाहती थी कि यहाँ की सारी सुंदरता को अपने हृदय के अंदर ही भर लूँ। वह जीप की खिड़की से बाहर मुख को निकालकर कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी नीचे झरझर गिरते जलप्रपातों को, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच बहती हुई चांदी की तरह चमक मारती हुई तिस्ता नदी को देख रही थी। सिलीगुड़ी से ही लेखिका इस तिस्ता नदी को देखती आ रही थी, परंतु यहाँ तिस्ता नदी का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर था। लेखिका ने मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप रुकी और सामने था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सभी लोग इसकी फ़ोटो खींच रहे थे और इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। लेकिन लेखिका एक अभिशप्त राजकुमारी की तरह उसके पानी में अपने पैर डुबोकर वहाँ बैठ गई। उसका मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को वहाँ बैठकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर के सारे बुरे विचार और बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई हैं। वह वहीं बैठे रहना चाहती थी, परंतु जितेन नार्गे ने उसे उठाया कि अब आप यहाँ से चलिए, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे। आगे हिमालय अपने परिवर्तित रूप को लेकर उनके सामने आया। वह कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, तो कहीं हल्का पीलापन लिए और कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। ऐसे रूप अनेक रूपों में उसके सामने आता गया। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को सम्मोहित कर रहे थे। वहाँ लगातार बहते हुए झरने, नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी, सामने उठती हुई धुंध, ऊपर आकाश में मंडराते हुए आवारा बादल और धीमी धीमी हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और परवाह में बहते हुए थे। और यहीं आकर लेखिका को महसूस हुआ कि यही चलायमान सौंदर्य जीवन का आनंद है। इस समय लेखिका ईश्वर के निकट थी और सुबह सीखी प्रार्थना उसके होठों पर थी, साना साना हाथ जोड़े। वह इसी सम्मोहित अवस्था में थोड़ा आगे तक निकल आई थी, लेकिन उसके पाँव में अचानक एक ब्रेक सी लगी, क्योंकि उसने देखा कि सामने कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनकी पीठ पर एक बड़ी सी टोकरी थी जिनमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। वे कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इस अलौकिक सौंदर्य में भी वे अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रही थी। तब लेखिका ने वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, यह क्या हो रहा है? तब उस कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ने चौड़ा बना रही हैं। तब लेखिका के मुख से निकला कि यह तो बड़ा खतरनाक कार्य होगा। तो वह कहने लगा कि जी हाँ, यह बहुत ही कठिन कार्य है। पिछले महीने एक की जान भी चली गई थी। यहाँ पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है और फिर बाद में उन्हें कटे हुए रास्तों पर ठीक से लगाया जाता है। इस कार्य को करते हुए अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो व्यक्ति सीधा पाताल में प्रवेश कर जाता है। तब लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी स्त्रियां याद आई।
उन आदिवासी औरतों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़नों के हाथों में पड़े हुए छाले यही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक ही तरह की होती है, चाहे वे कहीं भी रहें। तभी उसकी सहयात्री मणि और जितेन उसे ढूंढते हुए वहां आ गए और जितेन ने उसे गमगीन देखकर कहा कि मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप यहाँ पहाड़ों की सुंदरता को देखने आई हैं, आप उसे देखिए। अब वे लगातार ऊंचाइयों की ओर चढ़ते जा रहे थे। तभी एक पड़ाव पर लेखिका ने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका के पूछने पर जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है और यहाँ लोगों को काम करने की आदत होती है। ये न केवल स्कूल में जाते हैं बल्कि स्कूल से वापस आकर शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर भी ढोते हैं। जितेन ने बताया कि खुद मैंने भी ये सारे काम किए हैं। अब आगे बढ़ते हुए खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। रास्ते और संकरे होते जा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो इंची टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते में लेखिका ने अनेक चेतावनियां भी पढ़ी जो लोगों को जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। अब सूरज ढलने वाला था तो लेखिका ने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। उनके सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। चाय के बागानों में काम करती स्त्रियां बोकू पहने थी। नदी के उफान सा उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा लेखिका को अच्छा लग रहा था। डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा और सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग का बोकू पहने एक युवती के सौंदर्य से लेखिका इतनी प्रभावित हुई कि चीख ही पड़ी। युमथांग पहुंचने के लिए उन्हें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। यह एक नन्ही सी शांत बस्ती थी। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत हो रही थी। लेखिका वहाँ तिस्ता नदी के किनारे बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरी। हाथ मुंह धोकर वह तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। तिस्ता नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हुए लेखिका की आंखें भर आई, क्योंकि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे उसके भीतर उगने लगा कि वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। और हमारी पीढ़ी ने इस लय, ताल और गति के साथ खिलवाड़ किया है। लेखिका तिस्ता नदी की धार तक पहुंची और उसने अपनी अंजलि में बहते पानी को लिया और संकल्प किया कि मेरे भीतर के सारे बुरे विचार और सारी इच्छाएं इसी बहती धारा में बह जाएं। अब रात गहरी हो चुकी थी और शाम को वहाँ नाच गाने का भी आयोजन किया गया। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। यहाँ अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका को उम्मीद थी कि यहाँ उसे बर्फ़ मिलेगी, परंतु यहाँ पर बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। इस समय वे सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तभी वहाँ घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने लेखिका को बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। यदि वह कटाव चली जाए तो वहाँ उन्हें शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। इसे अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है। कटाव का रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक था और उस पर वहाँ धुंध और बारिश भी थी। इन खतरनाक रास्तों पर आगे बढ़ते हुए सभी लोग मौन थे, क्योंकि एक चूक और सब खलास। सांस रोककर वे धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जीप देख रहे थे। करीब आधे रास्ते के बाद धुंध छटी और उन लोगों और प्रकृति के बीच फैला सन्नाटा भी हटा। तब नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन उसकी बात सुनकर लेखिका की सहेली मणि ने, जो कि अभी स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई थी, उसने कहा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है, ना ही इतना सुंदर है।
अब वे लोग कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ उन्हें दिखाई दे रही थी और वहाँ के पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। जितेन ने जब लेखिका से कुछ प्रश्न पूछे तो लेखिका ने उसका उत्तर नेपाली बोली में ही दिया, जिसे सुनकर जितेन नार्गे उत्साहित हो उठा। सभी यात्री जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। वे अपने कैमरों में यहाँ के दृश्यों को भर लेना चाहते थे, कैद कर लेना चाहते थे। लेकिन लेखिका यहाँ के परिदृश्य को अपने अंदर भर लेना चाहती थी ताकि वापस जाकर वह इन दृश्यों को याद कर सके। यह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी। कटाव के हिम शिखर लेखिका को आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। उसे लगा ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र पाया होगा। लेखक को ऐसे में मिल्टन की कविता याद आ गई। उसकी सहेली मणि ने दार्शनिक अंदाज में कहा कि प्रकृति भी नायाब ढंग से सभी इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों के समय जब पानी के लिए त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ़ की शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। इस प्रकार इन नदियों और हिम शिखरों का हम पर बहुत ऋण है। आगे चीन की सीमा के पास पहुंचकर लेखिका ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में भी वहाँ पर जवान सीमा पर डटे हुए हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें। उन सैनिकों को देखकर लेखिका का मन उदास हो गया और वो सोचने लगी कि हम महानगर में रहते हुए थोड़ी सी भी ठंड में रह नहीं पाते, जबकि ये जवान पोष और माघ में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, यहाँ पर तैनात रहते हैं। और जिन रास्तों पर से गुजरने में ही हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को समय से पहले ही ख़त्म कर लिया है। अब लायुंग वापस लौटकर वे फिर युमथांग की ओर थे। रास्ते में घाटी फूलों से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो फूलों की सेज रखी हो। युमथांग के लोग स्वयं को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करते हैं। जब लेखिका ने युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। लौटते समय भी जितेन अनेक प्रकार की जानकारियाँ देता रहा। उसने बताया कि यहाँ गुरु नानक देव के फुटप्रिंट का पत्थर है। कहते हैं कि यहाँ उनकी थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर चलने के बाद उसने बताया कि यह लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। इसे खेदुम कहते हैं। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, उसने कहा, नहीं, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। यदि हम इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। उसकी इस बात पर लेखिका ने कहा कि तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। तब जितेन ने सुधार किया कि गैंगटॉक नहीं, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का अर्थ है पहाड़। उसने फिर बताया कि युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम के भारत के विलय के बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजी ही रहते हैं और उन्हें यहाँ रखकर क्या होगा। यदि घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है तो इसे अवश्य बनाया जाना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। तब लेखिका ने कहा कि हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है और जीप आगे बढ़ने लगती है। धन्यवाद।